दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक प्रॉपर क्रोम ब्राउजर की एक एक्सटेंशन बनाने वाले हैं। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं जिसमें मैंने आपको क्रोम के स्टोर पे एक एक्सटेंशन अपलोड करना सिखा दिया और यूज करना सिखा दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर हम लोग कोडिंग प्रोग्रामिंग करेंगे, एक एक चीजें लिखेंगे और जब वो एक्सटेंशन बन जाएगी तो उसको कैसे पब्लिश करना है, कैसे मतलब अपलोड करना है, फिर कैसे यूज करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। एक एक चीज बताते चलूंगा कि प्रॉपर कोडिंग से कैसे बनती है। सारी फाइल्स खुद से क्रिएट की जाएंगी, सारा कोड खुद से लिखा जाएगा और एक एक सेटिंग के बारे में आपको मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि डूम कोडिंग चैनल पे सभी वीडियो ऑथेंटिक क्वालिटी कंटेंट होता है, हवाबाजी नहीं होती है। बस करना क्या है कि फोकस के साथ देखना है, जो जो चीजें समझाऊंगा कोड करते समय उनको अच्छे से समझ लेना है। अगर एक वीडियो भी अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी कोई भी खुद से क्रोम एक्सटेंशन बना पाओगे और उसको अपलोड करके यूज कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब स्टार्ट करते हैं कि कोई भी क्रोम एक्सटेंशन कैसे बनानी है और उसको कैसे क्रोम पे अपलोड करनी है यूज करने के लिए। सबसे पहले मैंने एक एक्सटेंशन बना रखी है, उसको यूज करके आपको दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि कोड कैसे करना है, क्या क्या फाइल्स बनेंगी। तो ब्राउजर मैं ओपन कर लेता हूँ। ये क्रोम ब्राउजर ओपन है, ये मैंने विकीपीडिया ओपन कर रखा है, आप कोई भी पेज ओपन कर सकते हो। एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप ब्राउजर क्रोम ओपन करते हो तो ये वाला बाय डिफॉल्ट पेज काफी लोगों को आता है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट पेज है, इसमें काफी सारे एक्सटेंशन काम नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हम लोग को क्या करना होता है, इंजेक्ट करना होता है, तो वो कभी कभी इस पेज पे नहीं होगी। तो आप चाहे यूट्यूब खोल लो, विकीपीडिया खोल लो, कोई वेबसाइट ओपन कर लेना बेसिकली, तब आप एक्सटेंशन का यूज करके देखना जो आप बनाने वाले हो। तो जो मैंने बनाई ये देखिए, इसका नाम है डूम स्क्रीन पेन। ये करती क्या है, ये हम यूट्यूबर्स को काफी ज्यादा हेल्प करती है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं खासकर एजुकेशन फील्ड में। अब हम लोग क्या करते हैं कि ब्राउजर के अंदर काफी सारी चीजों को ट्यूटोरियल आपको दिखाते हैं और चीजें पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते समय हम लोग को कुछ चीजों को हाईलाइट करना होता है। तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग को मार्कर की जरूरत है, तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करो। तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना है तो ऐसी एक्सटेंशन मैंने बनाई है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए विकीपीडिया पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके हाईलाइट कर सकता हूँ। कोई पर्टिकुलर चीज है तो उसको इस तरीके हाईलाइट कर सकता हूँ। कोई एरो बनाना है तो इस तरीके एरो बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे स्क्वायर शेप में बना सकता हूँ। तो ये सारी मैं डिजाइनिंग कर सकता हूँ पूरा इस तरीके से। कुछ लिखना है मान लो तो मैंने जैसे मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इस तरीके से। ओके, तो ये यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर पा रहा हूँ। तो ये कैसे हो रहा है, ये मेरे जो एक्सटेंशन बनाई है उसके द्वारा हो रहा है। इसका सारा कोड मैंने लिखा है। अब कोड पे मैं आपको भी कोड करके दिखाऊंगा एक तरीके से। एक ये लेयर है, इसके ऊपर चढ़ी हुई है और वो लेयर पे ये चीज लिखी जा रही है, पर वो लेयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख नहीं रही है। तो ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, उस वेबसाइट पे लिखा जा रहा है, जबकि इसके ऊपर एक लेयर है और उसकी ओपेसिटी नहीं है, बस आपको कलर ये दिख रहा है जो मैं इस पे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके हाईलाइट कर सकते हैं। फिर ये मेरी जो यहाँ पे क्लियर वाली बटन है, इससे मैं क्लियर कर सकता हूँ, स्टॉप भी कर सकता हूँ, तो ये स्टॉप होके बंद हो जाएगी। ओके, इतने सारे फीचर्स हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बनाना सिखाऊंगा और फिर ये कैसे यहाँ पे आई, कैसे इसको ऐसे यूज कर पा रहे हैं ये भी सिखाऊंगा। तो सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने सबसे पहले वीएस कोड ओपन कर रखा है। वीएस कोड में अभी मैंने कुछ भी कोड नहीं किया, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक काम कर रखा है, एक फोल्डर बनाया, उसको वीएस कोड पे ओपन कर लिया और मैंने एक फोल्डर यहाँ पे देखिए बनाया आइकन्स नाम से। आइकन्स के अंदर मैंने कुछ इमेज ली हुई है। एक है ये 16 पिक्सल्स की इमेज, बहुत छोटी है। एक है ये 48 पिक्सल की जो मीडियम साइज की इमेज है और एक ये थोड़ा बड़े डिवाइसेस के लिए 128 पिक्सल्स की पीएनजी इमेज है। अब ये इमेज कहाँ मिलेगी, आज के समय में बहुत सारे एआई टूल है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, किसी से भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एक्सटेंशन बना रहे हो, जरूरी नहीं यही कॉपी करनी, आप कुछ भी बना सकते हो। पर समझने के लिए अगर मान लो यही बना रहे हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, वो एक लोगो बना के दे देगा। लोगो आपको मिल गया है, ब्राउजर पर सर्च करना इमेज रिसाइजर। इमेज रिसाइजर चेक करोगे तो वहां पे काफी सारे आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के टूल्स। किसी पे जाना, उसी इमेज को 3 साइज में कन्वर्ट कर लेना, एक ये 16 पिक्सल वाले में, एक ये 48 पिक्सल वाले में और एक 128 पिक्सल वाले में। तो 3 साइज की इमेज, 3 साइज के आइकन हम लोग को जरूरत पड़ती है एक्सटेंशन डालने के लिए। क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, कोई लैपटॉप छोटा है, कोई टैब छोटा है, कोई बड़ा सा लैपटॉप होता है, कोई टीवी हो सकती है, मतलब मॉनिटर बड़ा सा। तो इसलिए हम लोग को 3 यहाँ पे आइकन्स की जरूरत है। तो ये फोल्डर में आपको रख लेना है, आपको रीनेम करके, जैसे आइकन 16, आइकन 48, आइकन 128, इस तरीके से मैंने रीनेम करके रख लिया है। अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले अगर फ्रंट एंड में हम लोग एचटीएमएल बनाने की कोशिश करते हैं, अगर एचटीएमएल CSS जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो। पर ऐसा नहीं है। जब भी आप ब्राउजर के लिए कोई एक्सटेंशन बनाते हो तो आपको सबसे पहले एक फाइल बनानी होती है, मैनीफेस्ट। और मैनीफेस्ट आप वर्जन रख सकते हो, मैंने जैसे यहाँ पे सिर्फ मैनिफेस्ट रखना चाहता हूँ, मैनिफेस्ट डॉट जेसन।
तो जेसन क्या है, आपको लास्ट में एक्सटेंशन नेम होता है, इससे पता चलता है किस तरीके की फाइल है। जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, JS हो गया, इस तरीके जेसन एक फाइल है। अब जेसन एक तरीके से ऐसा समझो कि किसी भी एप्लीकेशन की सेटिंग वाली फाइल होती है। अगर आप VS कोड चलाते हो तो काफी सारी सेटिंग होती है VS कोड की जो जेसन में लिखी होती है। तो वैसे जो हम लोग एक्सटेंशन बना रहे हैं, उस एक्सटेंशन का वर्जन क्या है, उस एक्सटेंशन का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, कौन सी HTML फाइल का क्या नेम है, वो सारी रूपरेखा हम लोग इसमें लिखने वाले हैं। मतलब हमारी एक्सटेंशन का पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जन्म कुंडली, पूरा विवरण इसके अंदर होता है और इसी से ब्राउजर क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और देन ही आप एक्सटेंशन चला पाओगे। अगर इसके अंदर कुछ गलती होती है, सही से चीजें नहीं लिखते हो, तो भले कोड आपने सही किया हो पर ब्राउजर कभी भी मंजूरी नहीं देगा और आपकी एक्सटेंशन नहीं चलेगी। तो इसमें कैसे क्या करना है, हम लोग सब चीजें सही से करने वाले हैं। वीडियो बस लास्ट तक देखिए, अगर बीच में देख के चले जाओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। लास्ट तक देखते हो तो मैं गारंटी भी ले सकता हूँ कि आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसको ओपन कर लिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कुल मिला के जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरीके, बट यहाँ पे की और जो वैल्यू का पेयर होता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की को हम लोग कभी भी कोटेशन मार्क में नहीं लिखते, बट यहाँ पे की भी कोटेशन मार्क में लिखी जाती है। जैसे मुझे लिखना है मैनिफेस्ट वर्जन, तो मैं लिखूंगा मैनिफेस्ट अंडरस्कोर वर्जन, इतना लिखा मैंने। अब इतना लिखने के बाद कॉलन का निशान लगाएंगे। क्या वर्जन डालना है, वर्जन डालना है 3। इस समय जो वर्जन चल रहा है वो 3 है, लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो जितनी भी क्रोम एक्सटेंशन बनती है अब मैनिफेस्ट वर्जन 3 पे बनती है, इसी को ब्राउजर सपोर्ट करता है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा यहाँ पे क्या नेम है, तो मैं यहाँ पे नेम में आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, पूरा आपके पास फ्रीडम है। मैं अपने चैनल के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग रखूंगा डूम स्क्रीन पेन, ठीक है। और कभी भी एक मैं आपको पर्सनल टिप दे रहा हूं कि अगर आप ट्यूटोरियल भी देख रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो किसी का नेम मत कॉपी करें, क्योंकि हर किसी का नेम आज के समय में कॉपीराइटेड होता है, पेटेंट होता है। तो हम लोग ये चीज काफी ज्यादा जब किसी की एप्लीकेशन बनाते हैं तो बचते हैं, पहले थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। कुछ यूनिक नेम रखोगे तो कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ोगे, क्योंकि पता नहीं चलता है कि किस कंपनी ने कहाँ रजिस्टर्ड करा रखा हो। और सबके पास अपने लॉयर होते हैं, जैसे हमारे पास भी एक छोटी टीम है। हर हम लोग से जो बड़े कॉर्पोरेट होते हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े लॉयर होते हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे तो काफी ज्यादा आपको फाइन भरनी पड़ सकती है, इसलिए नाम में बचो जितना बच सकते हो। बाकी गलती हो जाती है तो माफ, ऐसा कोई नहीं कि फांसी चढ़ जाओगे, बट ये सब काफी ज्यादा विवादित मैटर होते हैं। तो कॉपीराइट को हमेशा बहुत ही ध्यान से लेके चलना जब भी कोई आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो। ये किया। इसको करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन का मतलब ये एक्सटेंशन, इसका वर्जन क्या है। तो स्पेलिंग में मैंने वर्जन लिखा, ध्यान दीजिए कि आपकी स्पेलिंग गलत ना होगी तो हम लोग लास्ट में डिबग करते हैं सारी चीजें। इसी को डिबगिंग प्रोसेस में ही सब चीजें सही की जाती हैं। तो अभी तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट वर्जन है तो मैं 1.0 रखूंगा, आप कुछ और भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। इतना हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रखना होगा, तो डिस्क्रिप्शन रख लेते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ड्रॉ ऑन योर वेब पेज परफेक्ट फॉर योर ट्यूटोरियल्स। ओके, मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा रख दिया। तो डिस्क्रिप्शन भी ये मेरा ऑफिशियल एक्सटेंशन जो ये है, इसका डिस्क्रिप्शन ये ओरिजिनल ऐसे ही है, थोड़ा सा आप फर्क देख सकते हो, बाकी सेम ऐसे ही है। डिस्क्रिप्शन होने के बाद में यहाँ पे परमिशंस की जरूरत पड़ती है, तो PRMISSIONS परमिशंस। परमिशंस में बहुत ध्यान से समझिए कि हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो एरे वाला बॉक्स बना लो। अब यहाँ पे एक तो हमको एक्टिव टैब की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव टैब की, ठीक है। तो जो करंट जिस टैब पे आप कुछ भी हाईलाइट करना चाहते हो वो एक्टिव टैब कौन सा, उसको पता लगाना होगा। दूसरा हम लोग स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ेगी, स्क्रिप्टिंग की। ओके, इतना मैंने कर दिया, ये यहाँ पे हो चुका है। तो 1 2 3 4 5, मोटे मोटे तौर पे 5 चीजें हो चुकी हैं। अब मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद में मैं यहाँ पे आइकन्स का बनाऊंगा की। और आइकन्स में मैं क्या करने वाला हूं, एक ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा, क्योंकि मल्टीपल आइकन्स है हमारे पास में। तो मैंने ओपन कर लिया। अब जैसे ये 16 है तो मैं 16 को ले लेता हूं। अब इसके आगे मैं 16 का URL लिखूंगा। तो अब देखिए मेरे पास 3 है, 16 पिक्सल, 48 पिक्सल्स और 128 पिक्सल। तो मैं एक का लिख के दिखाता हूँ, बाकी सेम वैसे ही आपको लिखना है।
सबसे पहले फोल्डर का नाम, जैसे फोल्डर का नाम है आइकन्स, तो एस लगा है तो ध्यान दीजिए एस लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश, ओके। आइकन्स के बाद आइकन, ICON आइकन 16, उसके बाद .png, जो URL है वही आपको सेम लिखना है। तो मैंने 16 के लिए लिख दिया है यहाँ पे आइकन्स स्लैश आइकन 16.png। अब ऐसे ही हम लोग बाकियों के लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे लगाते हैं कॉमा और कंट्रोल D कर लेते हैं, इससे कॉमा हटा देंगे और यहाँ पे 48 के लिए करना है तो 48 कर देते हैं, जो भी आपके पास हो उस हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे भी मैं 48 कर लेता हूँ, बाकी मैं जो आपको साइज बता रहा हूँ इन्हीं के अकॉर्डिंग रखोगे तो परफेक्ट रहेगा। 128, तो यहाँ पे 128 कर देते हैं, ओके। इतना हो गया, बेहतरीन। अब हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एक्शन, ACTIONS एक्शंस, और इसमें मैं क्या करूंगा, इसको भी एज अ की बनाऊंगा। पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था, तो ये एक कॉमा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब एक्शंस में मैं क्या क्या करूंगा, एक्शंस में भी काफी सारी चीजें होंगी, तो इसको एज अ ऑब्जेक्ट ओपन कर लूं। ऑब्जेक्ट ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या रखना चाहते हो, तो पॉपअप वाली फाइल रखना चाहते हो तो pop-up.html फाइल मेरे पास बनेगी जाके, तो डिफॉल्ट पॉपअप नाम से की बनाऊं, डिफॉल्ट पॉपअप, POPUP पॉपअप। अब यहाँ पे जो फाइल डालने जा रहा हूँ उससे पहले फाइल बना लूँ, तो आइकन्स फोल्डर बंद करते हैं, बाहर एक फाइल क्रिएट करते हैं, POPUP.html। अच्छा, पॉपअप ही क्यों नाम रख रहे हैं, इंडेक्स क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, एक कभी भी एक्सटेंशन ओपन करते हो तो एक छोटा सा बॉक्स आता है, जैसे अभी मेरा बॉक्स है तो उसमें 3 बटन थी, स्टार्ट, क्लियर और स्टॉप, तो वो पॉपअप ही कहलाता है, इसलिए हम लोग पॉपअप लिख रहे हैं। और यहाँ वही फाइल का नाम भी डालेंगे, तो हम लोग फाइल का नाम डाल देते हैं POPUP.html। स्पेलिंग की डिबगिंग अगर कहीं होगी, कोई मिस्टेक होगी तो हम लोग बाद में करेंगे, अभी इतना हम लोग को लोड नहीं लेना है। ये हो गया। अब हम लोग को डिफॉल्ट आइकन्स लिखना है, तो डिफॉल्ट आइकन्स अंडरस्कोर आइकन्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, डिफॉल्ट आइकन्स में हमारे पास मल्टीपल आइकन्स हो गए, तो इसमें भी हमारा इस तरीके से ओपन कर लेना है। एक 16 वाला रख लेंगे, तो 16 के लिए कॉलन लगाएंगे और ये 16 वाला URL कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, ओके। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके नीचे एक होगा 48 के लिए, तो मैं 48 के लिए भी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 48 में मैं सेम URL रखूंगा, बट यहाँ पे सिर्फ 48 कर दूंगा, 48, ओके। और ये कॉमा हटा दीजिए। अब डिफॉल्ट आइकन हो गया, डिफॉल्ट पॉपअप हो गया, एक डिफॉल्ट टाइटल रख लेते हैं, एक डिफॉल्ट टाइटल रख लेते हैं, डिफॉल्ट टाइटल। डिफॉल्ट टाइटल में मान लीजिए मैं सेम नाम डाल देता हूं, डूम स्क्रीन पेन, ठीक है, डूम स्क्रीन पेन। इतना हो जाने के बाद अब मैं जरा सा चेक कर लेता हूँ फाइल में कोई ऐसा मिस्टेक, कॉमा तो यहाँ प्रॉपर सब जगह लगे होने चाहिए, अगर कहीं नहीं भी लगे हैं तो आप लगा लीजिए। ये आइकन्स वाला जैसे ऐसे है तो इसको चेक कर लीजिए, यहाँ लगा होना चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लास्ट में यहाँ देखिए लगा है, ओके। ये एक्शंस के लास्ट में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक्शन के बाद में कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। अब मैंने इतना कर लिया है, अब आते हैं pop-up.html में। मैनिफेस्ट का लगभग जितना हम लोग को लिखना था सब लिख दिया है, कुछ मिस्टेक्स होंगी वो मैं बाद में देखूंगा, सही करूंगा। यहाँ पे इस तरीके से सिंपल बॉयलर प्लेट ओपन कर लेनी है, जो टेम्पलेट कोड होता है। अब टाइटल बदल दीजिए, तो टाइटल में मैं लिख देता हूँ डूम स्क्रीन पेन। आप रख भी सकते हैं टाइटल, नहीं हटा भी सकते, कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है, ये कोई वेब पेज नहीं है। और यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ थोड़ा सा स्टाइल शीट को, तो स्टाइल शीट में मैं POPUP.CSS पॉपअप.CSS तो मैं बना भी देता हूँ लगे हाथ, एक
popup.css, ओके। और एक popup.js बना देता हूँ, popup.js, ओके। इतना हो चुका है। अब यहाँ पे CSS पे आएंगे, JS पे भी आएंगे, पर पहले HTML पे रहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई फोल्डर के अंदर नहीं है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। अब हमको आना है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एक H3 ओपन कर लेते हैं, डू स्क्रीन पिन, H3 में मैंने लिख दिया। अब यहाँ बटन बनाते हैं, तो एक मैंने कहा बटन बना देते हैं, आईडी दे देंगे, आईडी देते हैं स्टार्ट बटन। और आईडी में जो भी आप कैपिटल केस, स्मॉल केस जिस तरीके रख रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना है आपको। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिख दिया। अब मैं इसी तरीके से दो और बना लेता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा, स्टार्ट की जगह क्लियर करूँगा, आईडी का नाम क्लियर, CLEAR क्लियर, और बटन, ठीक है, क्लियर बटन। और यहाँ पे भी मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट का हटा के यहाँ पे हम लोग को स्टॉप करना होगा, तो STOP स्टॉप बटन। स्टॉप बटन में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टॉप लिख दूंगा। तो ये हमारा HTML में ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी फंक्शनैलिटी एक साथ नहीं डालेंगे। फर्स्ट वर्जन में कोर जो फंक्शनैलिटी होती है वो वर्क करनी चाहिए, फिर आप उस पर बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो कि आपको मार्कर का कलर चेंज करना है, मार्कर के कलर का साइज बढ़ाना है। धीरे 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 AI का यूज करके चीजें सीखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, बट पहले कोर फंक्शनैलिटी पे ध्यान देते हैं। स्टार्ट क्लियर स्टॉप, इतना हो चुका है। अब एक JS की फाइल को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कनेक्ट। तो JS की फाइल को कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। popup.js, ये लीजिए। अब इतना तो हो गया है सर यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं CSS पे। तो CSS वाले पार्ट को ओपन करते हैं। CSS में आप यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ popup.css, और आई थिंक ये कमेंट हो जाएगा, इस तरीके से कमेंट कर देते हैं, ओके। ये लीजिए। अब मैं बॉडी को सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। बॉडी में मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ को क्या कर दो आप, 200 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। पैडिंग को क्या कर दो, 10 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। और बैकग्राउंड को क्या कर दो, कलर को व्हाइट कर दो, बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया। टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, सेंटर हो गया, ठीक है। और विड्थ हो गया, पैडिंग हो गई, बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। फॉन्ट दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली अच्छी सी दे देते हैं, एरियल हेल्वेटिका sans serif, ये ठीक है। अब बॉडी हो गया। बॉडी के बाद हम लोग H3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। H3 में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कलर को सिलेक्ट करते हैं। कलर में हम लोग क्या करते हैं, हैश के बाद मान लीजिए मैं 333 ये कलर दे देता हूँ। और मार्जिन टॉप से 0 कर दूंगा, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, मार्जिन टॉप से 0, ओके। इतना होने के बाद में अब हम करते हैं सिलेक्ट बटन को। तो जितनी भी बटन है उनको भी ऐसे एक साथ पहले सिलेक्ट करके, इंपॉर्टेंट जिनमें सब में एक साथ देना है वो दे सकते हैं। तो बटन का पहले तो विड्थ आप यहाँ रख दीजिए 90%, तो जो भी टोटल साइज है उसका 90% हो जाएगा, तो 200 पिक्सल्स का 90% यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे पैडिंग इनका 10 पिक्सल्स रख देते हैं, मार्जिन रख देते हैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स एंड 0, ठीक है। उसके बाद में बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि रिजल्ट तो देखिए कि किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। देखिए कोई बहुत ज़्यादा CSS नहीं जो रिजल्ट देखनी पड़े, ये मालूम होता है कि किस तरीके का रिजल्ट दिखाई देगा, इसलिए नहीं देख रहा हूँ। थोड़ा अंदाज है, थोड़ा कर चुका हूँ, इसलिए आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉर्डर नन हो जाएगा, कर्सर हो जाएगा पॉइंटर, और फॉन्ट का मैं साइज रख दूंगा 14 पिक्सल्स। एक होता है ना दिमाग में अंदाज की इस तरीके के डिजाइन लेके चलना, उसी हिसाब से मैं ले चल रहा हूँ। फॉन्ट विड्थ क्या कर दो, बोल्ड कर दो। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैं कर दूंगा, बॉर्डर रेडियस यार अराउंड 5 पिक्सल्स इनफ मुझे लगेगी, ठीक है। इतना मैंने मोटा मोटी तौर पे सारी चीजें कर दी हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ आना है और एक एक बटन को सिलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CSS को देखूंगा कि क्या CSS आ रही है। तो
CSS को देखने के लिए मैं अभी देखता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में मैं क्या रखूँगा, ग्रीन। ग्रीन में डार्क ग्रीन नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइट ग्रीन वाला ऑप्शन ठीक है। और कलर में क्या करता हूँ, वाइट कर देता हूँ, इतना ठीक है। स्टार्ट बटन, इसी तरीके से नीचे आओ, फिर क्लियर बटन का यहाँ पे रखते हैं, तो क्लियर बटन। क्लियर बटन में आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर दो, पर येलो भी लाइट नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंजिश टाइप का इस तरीके से होगा, ठीक है। और कलर इसका टेक्स्ट का क्या होगा, ब्लैक कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके नीचे आइए, नीचे आने के बाद में मान लीजिए मैं स्टॉप का रखना चाहता हूं, तो स्टॉप बटन आईडी मैंने सिलेक्ट करी। इसका बैकग्राउंड कलर आप रेड रख दीजिए और कलर आप टेक्स्ट का रख दीजिए वाइट। ओके, चलिए इसको देखते हैं कि क्या ये आ रहा है। अब जैसे मैंने ओपन किया तो देखिए index.html फाइल नहीं थी, तो लाइव सर्वर ने क्या किया, पूछा कि आप किस फाइल को ओपन करेंगे, तो popup.html। कलर काफी अच्छे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, बाकी आप चाहें तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, पर मेरे को इनफ ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक इफेक्ट दे देते हैं। इफेक्ट देने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी बटन्स हैं, ध्यान दीजिए, जितनी भी बटन हैं इनको होवर इफेक्ट लगाइए। ओपेसिटी को क्या कर दीजिए, 0.8 कर दीजिए। अब देखते हैं, तो ये एक इफेक्ट आ रहा है सिलेक्ट होने वाला। ओके, सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये रिजल्ट तो देखने को हो गया और CSS का काम भी यहीं से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं popup.js पे। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है लॉजिक की। अभी तक आप डिजाइनिंग कर रहे थे और आप एक सेटिंग वाली फाइल बना रहे थे, manifest.json। manifest.json ये बताता है कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, क्या क्या नाम है, पूरा इंफॉर्मेशन देता है ब्राउजर को। बट popup.js जो JS है ये क्या करता है, ये लॉजिक का काम करता है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, स्टॉप पे करोगे तो क्या होगा, और क्लियर पे करोगे तो क्या होगा, ठीक है। ये तो बताते ही है, पर जो लॉजिक की काम है उसमें यहाँ पे दो फाइल की जरूरत पड़ेगी। एक popup.js जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है वो कंट्रोल करेगा, बट ब्राउजर का कंट्रोल चाहिए। ब्राउजर पे ही सारी चीजें अप्लाई हो रही है क्योंकि एक्सटेंशन ब्राउजर के अंदर अपलोड हो रही है, तो ब्राउजर से कम्युनिकेट करना, ब्राउजर पे कोई भी CSS अप्लाई करना, ब्राउजर पे कोई लॉजिक अप्लाई करना, जब वो पेज लोड हो जाए और कम्युनिकेट करके वो चीजें कंट्रोल लेना, उसके लिए हमको एक फाइल और बनानी होगी जो कि है content.js। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। सबसे ज्यादा लॉजिक और सबसे ज्यादा लाइन ऑफ कोड इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है ब्राउजर के टैब से। और कम्युनिकेशन किससे बनेगा, popup.js से। तो इस फाइल और इस फाइल में आपस में बातचीत हुआ करेंगी। जैसे ही आप popup.js से बताओगे कि बटन क्लिक होने पे क्या होगा, तो तुरंत यहाँ पे कमांड जाएगी और ये फाइल एग्जीक्यूट कराएगी। तो हम लोग पहले popup.js को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर content.js को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे, और लॉजिक का ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब जैसे यहां आ गए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, करना कुछ नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको कमेंट ऐसे कर दें, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैंने कर दिया। अब जैसे डॉक्यूमेंट होता है डॉम में, उसको सिलेक्ट करो ऐड इवेंट लिसनर से। जैसे ही कोई भी पेज ओपन होता है तो उसका डॉम कंटेंट लोड होता है, उसके बाद ही हम सारी चीजें कर सकते हैं एक्सटेंशन से। तो इसके अंदर डॉम कंटेंट लोड लगा दो, ठीक है। ये लगाया। अब एक फंक्शन बनाओ, इस फंक्शन के अंदर, एरो फंक्शन के अंदर ही सारा कोड होगा, ये मान चलो। तो जैसे ही सारा कंटेंट लोड हो जाएगा, देन ही हमारा लॉजिक परफॉर्म करेगा। ओके, अब सबसे पहले जब ये हो चुका है तो जितनी बटन है उनको सिलेक्ट कर लो। तो मैं करता हूं कॉन्स्ट स्टार्ट बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी मैंने क्या दी थी, आईडी मैंने दी थी स्टार्ट बटन। ये हो गया। मैं इसको 3 बार कंट्रोल डी कर देता हूं। स्टार्ट बटन पे मैं यहाँ पे क्या करता हूं, क्लियर बटन कर लेता हूं, क्लियर बटन, ठीक है। ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे स्टॉप करना था यहाँ पे स्टॉप भी कर देता हूं, तो STOP स्टॉप बटन। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे चीजें हो गई। स्टार्ट बटन,
क्लियर बटन, स्टॉप बटन। बट चेक भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग भरोसा रखेंगे, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं। जब आप काफी समय से चीजों को लिख रहे होते हो तो आपको दिमाग में सब चीजें होती है, पर अगर आप काफी समय से लॉजिक नहीं लिख रहे हो तो आपको हमेशा चेक कर लेना इस तरीके से, और आपको देखना है कि सारी बटन सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई है। अब जैसे ही पेज ये लोड होगा और मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, कंसोल पे जाऊंगा, कंसोल का साइज मेरे हिसाब से काफी छोटा है, यहाँ पे तीनों बटन आ रहे हैं। तीनों बटन आने का मतलब है कि सही से हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब इस लाइन को हटा दो। अब यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, हमारे ब्राउजर का जो करंट टैब है जो अभी ओपन है उसकी इंफॉर्मेशन लाके देगा। ठीक है, तो मैंने कहा फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे गेट एक्टिव टैब। ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा। बट ये फंक्शन होगा असिंक्रोनस फंक्शन, तो इसके आगे लगाएंगे एसिंक, ASYNC, एसिंक। तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन के आगे एसिंक अवेट, ऐसे आपने बहुत बार यूज किया होगा। एसिंक इसलिए लगाएंगे कि अब ये ब्राउजर की इंफॉर्मेशन टैब की लाएगा, तो वहां पे तो ये एसिंक्रोनसली काम हो रहा है, तो वहां पे ये चीजें यूज करनी ही पड़ेंगी। अब एक लेट इस तरीके से टैब ऐसे करेंगे और लिखना है क्रोम, CHROM, क्रोम डॉट टैब्स, टैब नहीं टैब्स, ओके, क्वेरी, QUERY, क्वेरी। अब इतना करने के बाद में यहां पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओपन कर लेंगे। ऑब्जेक्ट में मैंने कहा एक्टिव, तो यहां पे ट्रू हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। और करंट, CURRENT, विंडो, WINDOW, विंडो, TRUE, ट्रू। ठीक है, तो दो चीजें मैंने ट्रू कर दी, एक हो गया एक्टिव ट्रू और एक हो गया करंट विंडो ट्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना होने के बाद जनाब यहां पे आपको आना है नीचे, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेसिंग कम कर देनी है इस तरीके से, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद आपको जो ये टैब मिला है, जो इंफॉर्मेशन मिली है कि कौन सा करंट टैब है, इसको रिटर्न करना है। रिटर्न इसलिए करना है कि इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे दूसरे फंक्शंस के साथ में जहां पे हम लोग कोई इवेंट यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इतना होने के बाद में इस फंक्शन का कोई काम नहीं, तो इस तरीके से कर दो, बंद, क्लोज कर दो। अब हम लोग एक एक बटन को सिलेक्ट करेंगे और उस पर लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो जो स्टार्ट बटन हम लोग ने बनाई है, START, स्टार्ट बटन, इसको सिलेक्ट किया, इस पे इवेंट लगाओ, ऐड इवेंट लिस्नर से। अब कौन सा इवेंट लगेगा, क्लिक इवेंट, क्योंकि हम लोग जब क्लिक करें तभी कोई लॉजिक परफॉर्म होना चाहिए। बट ध्यान दें, यहाँ पे जो भी फंक्शन बनाओगे वो सारे असिंक्रोनस फंक्शन बनेंगे। तो ASYNC असिंक्रोनस कीवर्ड लिख दिया, और एरो फंक्शन है तो हम लोग को बाहर नहीं अंदर बनाना है, एरो फंक्शन है तो इस तरीके से, ओके, ये ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद मैं मान लो यहाँ पे लेट, उसके बाद टैब इज इक्वल टू अवेट, अवेट के बाद गेट एक्टिव फंक्शन को कॉल कर दूं, तो इंफॉर्मेशन निकल के कहाँ आएगी, टैब वाले वेरिएबल के अंदर। ओके, इतना होने के बाद में अब क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये है स्टार्ट बटन। तो यहां से हमको स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करनी है। स्क्रिप्टिंग कहां पे होगी, सारा काम होगा content.js के अंदर। ये फाइल को हमको क्या करना होगा, इंजेक्ट करना होगा उस वेब पेज पे जो अभी ओपन है। जैसे विकीपीडिया मैंने ओपन करके रखा था, तो विकीपीडिया वाले पेज में जो करंट पेज है content.js को हमको अपलोड या इंजेक्ट करना होगा। इंजेक्ट ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए क्रोम डॉट स्क्रिप्टिंग, SCRI, स्क्रिप्टिंग, ओके, डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, CUT स्क्रिप्ट, ये मैंने लिखा। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ब्राउजर, एक ऑब्जेक्ट ओपन कर लिया। ऑब्जेक्ट ओपन करने के बाद में अब एक तो यहाँ पे लिखेंगे टारगेट। ठीक, टारगेट में क्या होगा, टारगेट में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टैब आईडी डॉट, टैब आईडी कॉलन टैब डॉट आईडी, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में हम लोग दूसरी चीज यहां पे ये करेंगे, टारगेट हो गया। फिर मैं करूंगा फाइल, तो FILE फाइल
कॉलन लगाया और यहाँ पे एरे ब्रैकेट ओपन किया और कंटेंट डॉट जेएस है तो CONTENT कंटेंट डॉट जेएस ये कर दिया, ठीक है। और अभी अगर कहीं छोटा मोटा कोई भी टाइपो होगा तो वो हम लोग लास्ट में डिबग कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल यहाँ तक ऐसे चलते हैं। फाइल कंटेंट डॉट जेएस यहाँ पे सही है। इतना काम कंप्लीट होने के बाद में ये जो इंजेक्ट की जाएगी फाइल, इसका कोड सारा काम होगा। पर अभी स्टार्ट बटन का काम कंप्लीट हुआ है तो स्टार्ट बटन को इस तरीके से कर लेते हैं क्लोज। अब आते हैं क्लियर बटन पे, तो क्लियर बटन को सिलेक्ट करते हैं, उस पर ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं। कौन सा इवेंट लगेगा? क्लिक इवेंट लगेगा। क्लिक इवेंट लगने के बाद में यहाँ पे भी दोस्तों जो फंक्शन बनेगा वो असिंक्रोनस बनेगा। असिंक्रोनस ही बन जाने दो, मुझे तो यहाँ पे असिंक्रोनस ही सही है, बट एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। ये आपका इंतजार था। इंजॉय कीजिए, जो भी प्रोसेस है उसको इंजॉय कीजिए। जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे कोई भी चीजें नहीं होने वाली। लेट टैब इक्वल टू अवेट, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? गेट एक्टिव टैब। सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि इसी से हमको करंट टैब की इंफॉर्मेशन मिल रही है, मिलने दीजिए। अब क्या करना होगा? क्रोम डॉट टैब्स डॉट सेंड मैसेज, सेंड मैसेज ये हो गया। अब क्रोम डॉट टैब डॉट सेंड मैसेज, इसके अंदर हम लोग एक टैब डॉट ID भेजेंगे और एक इस तरीके से टैब डॉट ID के बाद यहाँ पे एक्शन में हमको लिखना है ACTION, एक्शन, ACTION एक्शन। और एक्शन के अंदर हमको लिखना है कि क्लियर करना है ना, बेसिकली क्लियर बटन है तो CLEAR क्लियर, ये मैसेज भेजेंगे कि क्लियर करने को बोला जा रहा है, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। तो यहां से एक मैसेज सेंड किया जाएगा, साथ में उसके साथ वो टैब की आईडी भी सेंड की जाएगी और एक्शन बताया जाएगा कि क्या करना है क्लियर। किसको बताया जा रहा है? कंटेंट डॉट जेएस वाली फाइल को। और करेगा कौन ये सारे काम? कंटेंट डॉट जेएस वाली फाइल। तो ये हमारा दूसरी बटन का भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरी बटन पे, स्टॉप बटन। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी डॉट एड इवेंट लिस्नर लगाना है और ये क्लियर बटन की तरीके बिल्कुल सेम टू सेम होगा। CLIC के क्लिक इवेंट लगेगा, कॉमा लगाएंगे, फिर एसिंक फंक्शन है तो ASY NC एसिंक, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ओके। अब इसके अंदर भी हम लोग को क्या करना होगा? लेट बटन इक्वल टू अवेट, नहीं बटन नहीं, यहाँ पे टैब, लेट टैब इक्वल टू अवेट, अवेट के बाद गेट एक्टिव टैब। इस फंक्शन को कॉल किया तो टैब के अंदर इंफॉर्मेशन आ गई। आने के बाद में हम लोग यहाँ पे फिर से वही चीज करेंगे, क्रोम डॉट टैब्स डॉट सेंड मैसेज। सेंड मैसेज के अंदर सबसे पहले टैब डॉट ID भेज दिया, कॉमा लगाया, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या भेजेंगे? एक्शन, क्या एक्शन होना है तो एक्शन परफॉर्म जो होना है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टॉप करना है तो स्टॉप लिख दिया, ठीक है। तो ये स्टॉप के लिए भी हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ से मैसेज जाएगा स्टॉप करने को। तो ये भी हमारा बटन बन चुका है। तो 3 बटन थे, तीनों बटन का लॉजिक लिख लिया, स्टार्ट से क्या होना है, स्टॉप से क्या होना है, क्लियर से क्या होना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे हेल्पर फंक्शन है जो हमें करंट टैब की इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद तीनों का इवेंट मैंने लगा के क्या काम करना है वो भी मैंने बता दिया। फर्स्ट वाले में बस स्क्रिप्ट को क्या करना होता है, इंजेक्ट करना होता है। तो ये कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, क्रोम डॉट स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करो? कंटेंट डॉट जेएस वाली। ओके, इतना यहाँ पे हो गया दोस्तों। और ये हम लोगों ने यहाँ पे बटन को सिलेक्ट किया था। बेसिक डॉम अगर पढ़ा होगा जीएस में तो नॉर्मल नॉर्मल आता है, बहुत कोई हाई फाई जीएस नहीं चाहिए। अब हमको यहाँ पे ओपन करनी है कंटेंट डॉट जेएस। कंटेंट डॉट जेएस में ही सारा कोड हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कंटेंट डॉट जेएस में क्या होगा? ये ब्राउजर से इंटरेक्ट करेगी, ब्राउजर पे चीजें अप्लाई करेगी और कम्युनिकेट करेगी पॉपअप डॉट जेएस से। जो वो बोलेगा उसी हिसाब से ये काम करेगी। अच्छा, इसका कोड हम लोग लिखने वाले हैं, बट मैं इतना चाहता हूं कि पहले कमेंट पे जाओ, वीडियो को लाइक, अगर इतना अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। कमेंट में ये बताओ कि यहां तक समझ में आया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इतना अगर आप मेरे को फीडबैक देते हो तो फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फटाक से कमेंट करके मुझे बताओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ एक पैरेंथेसिस बना लेना है, ठीक। अब इस पैरेंथेसिस के बगल में एक और पैरेंथेसिस बना लेना है और फिर लगाना है सेमीकोलन।
देखिए 2 पैरेंथेसिस हो गए, पहले वाले पैरेंथेसिस में आप एक फंक्शन बना लो और इस फंक्शन में क्या कर सकते हो, ये आपका ग्लोबल फंक्शन हो सकता है। इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट जो भी मैंने इतना कोड लिखा है इसको बोलते हैं इफी। इफी का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोल्व फंक्शन एक्सप्रेशन। जब हमको एक रूम टाइप की चीज बनानी हो, इतने रूम में ही सारी चीजें हों, भले ही हम लोग जो वेरिएबल बनाएंगे वो ग्लोबल वेरिएबल है, पर वो कहां तक ग्लोबल है, ये पैरेंथेसिस के अंदर ही ग्लोबल है। तो कभी अगर 2 बार सेम नाम का वेरिएबल आ भी रहा है तो वो क्लैश नहीं करेगा, मतलब एक ही नाम के 2 बार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकते हैं। बट अगर एक रूम है, एक रूम के अंदर एक नाम का शख्स बैठा हुआ है और दूसरा रूम है उसी नाम का शख्स दूसरे रूम में भी बैठा हुआ है, तो आपस में कभी भी लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो सेपरेट रूम है। इसीलिए ये इफी का कॉन्सेप्ट बनाया ही गया है। इसको बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर हम लोग जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो जब अगर रीडिक्लेयर भी हो गए कभी, तो वहां पे क्लैश नहीं होगा। कौन कौन से वेरिएबल बनेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे कैनवास नाम से, ठीक है। अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो वहां पे कैनवास का एक कॉन्सेप्ट होता है। कैनवास एक सीट है, जैसे आप आर्ट बनाने, पेंटिंग बनाने जाते हो तो वहां व्हाइट पेपर लेते हो, उसको कैनवास बोलते हैं। वैसे कैनवास एचटीएमएल में भी एक सीट जैसा कॉन्सेप्ट है जो आपके पास होता है। आप उसमें पेंटर की मदद से कुछ भी ड्राइंग, कुछ भी इमेज या कोई भी एक पर्टिकुलर शेप डिजाइन कर सकते हो। बट डिपेंड ये करता है कि करना कैसे, उसका कोड हम लोग यहाँ समझने वाले। तो सबसे पहले कैनवास को क्या कर दो, नल, ठीक है। अब ये तो एक सीट हो गई। अब सीट के बाद क्या जरूरत है, एक पेंटर की जो बनाएगा, तो उसके लिए हम लोग CTX लिखते हैं, CTX, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से पेंटर है जो सीट में डिजाइन बनाएगा। उसके बाद एक वेरिएबल बना लो इज ड्राइंग। इस ड्राइंग नाम का जो वेरिएबल है इसको क्या अभी कर दो फॉल्स। ये ट्रू जब ही होगा जब हमारा ड्रॉ करने वाला सिस्टम स्टार्ट होगा, उसी समय सिर्फ हम लोग इसको ट्रू किया करेंगे। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे करंट स्ट्रोक स्टाइल, ठीक है। ये वेरिएबल क्या है, इसके अंदर हम लोग ये बताएंगे कि पेन जो हम लोग की लाइन बनेगी, जो डिजाइन बनेगी, वो किस कलर की होगी। तो अभी रेड होगी फिलहाल। अगर आप चाहें तो उसमें और भी फीचर जोड़ सकते हैं, रेड की बजाय अगर येलो, ग्रीन, ब्लू ये सब सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन डाल सकते हैं। अभी हम लोग रेड को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो करंट स्ट्रोक स्टाइल रेड होगी। उसके बाद लाइन विथ, करंट लाइन विथ मतलब मोटाई कितनी होगी, तो 3 पिक्सल होगी, तो ये 3 दे दिया। ये हमारे टोटल 5 वेरिएबल बन चुके हैं। उसके बाद अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन का नाम होगा सेटअप कैनवास। ये सबसे मेन फंक्शन है समझो। इसी से हमारा पूरा कैनवास सेटअप होगा, इसी के अंदर कैनवास बनेगा भी, इसी से हम लोग कैनवास डालेंगे भी बॉडी के अंदर। तो सेटअप कैनवास में सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि पहले से तो कोई कैनवास नहीं बना है। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हम लोग वो आईडी देंगे जो अभी हम लोग कैनवास बनाते समय वहां पे देंगे। मतलब आईडी अभी हमने दी नहीं है, आईडी हम लोग बाद में देंगे, पर हमको पहले से चेक करना होगा। हो सकता है प्रोग्राम पहले कभी चल चुका हो, कैनवास बना हो पहले से। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं डूम ड्राइंग। आप कुछ भी दे सकते हो, पर ध्यान दीजिए जो यहाँ पे दोगे वही बाद में भी देना है, डूम ड्राइंग कैनवास। ठीक, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया, डूम ड्राइंग कैनवास। ये मैंने आईडी का नाम लिख दिया। अगर पहले से है, बाई चांस पहले से हमारे पास ये कैनवास है, तो हम लोग फंक्शन को यहीं से रिटर्न करके क्लोज कर देंगे, आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक, अगर नहीं है उसके बाद तो नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो कैनवास वेरिएबल तो ऊपर बनाई ही है जहां अभी तक नल था। अब कैनवास के अंदर आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको बनाना होगा। तो इसमें कैसे होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे कैनवास लिख दो इस तरीके से। तो एक कैनवास बनके इस वेरिएबल में आ जाएगा कैनवास के अंदर। अब कैनवास तो आ गया, पर इसको एक आईडी देनी है, तो कैनवास डॉट आईडी। अब आईडी यहाँ वही देंगे जो ऊपर आपने दी थी। तो आईडी यहाँ पे डूम, DOUM डूम ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग कैनवास। तो आईडी सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसी नाम की आईडी से वो फाइंड करेगा कि पहले से कैनवास है या नहीं है सिस्टम के अंदर। ये हो गया। अब हमको CTX के अंदर क्या डालना है, CTX के होता है कॉन्टेक्स्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है CTX। तो ये पेंटर है एक तरीके से जो कैनवास पे पेंट करेगा। तो हम लोग को लिखना है कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, और किस तरीके का 2D डिजाइन रखना है तो 2D रखेंगे, 3D नहीं, ठीक है। तो ये पेंटर है जो बनाएगा कैनवास में। इतना काम हो गया। अब लाइन तो बन जाएगी करीबन, मतलब लाइन अभी बनेगी, पर फिलहाल कैनवास बन चुका है, ठीक है। कैनवास में हम लोग इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो कैनवास डॉट विड्थ पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं
जितनी विंडो की विड्थ होगी, विंडो डॉट इनर विड्थ, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कैनवास की हाइट कितनी क्या होगी, तो कैनवास की हाइट होगी विंडो के हाइट के बराबर, इनर हाइट। इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये तो आपने कैनवास बना लिया, बन के रेडी है, पर स्क्रीन पे कहां पे प्रेजेंट है कैनवास, सेंटर पे है, लेफ्ट पे, राइट पे, पूरी स्क्रीन पे कैसे है, तो वो स्टाइलिंग भी देनी पड़ेगी। तो सीएसएस से देंगे नहीं, जावास्क्रिप्ट से ही देंगे। तो कैनवास डॉट स्टाइल डॉट पोजीशन, तो सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी यहां यूज करेंगे। तो पोजीशन में आप दे दीजिए फिक्स्ड, FIXED फिक्स्ड, ठीक है। अब कहां फिक्स होगा, तो हमको यहाँ पे टॉप से, लेफ्ट से, ऐसे हम लोग को बताना भी पड़ता है। तो जब आप कभी कैनवास डॉट स्टाइल डॉट टॉप, और टॉप में आप बता दो 0, टॉप और लेफ्ट से जब 0 कर देते हो तो पूरी स्क्रीन पे वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। कैनवास, फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं कैनवास डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, और लेफ्ट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे। इतना होने के बाद में देखिए दोनों जगह 0 कर दिया। अब हमको यहाँ पे जेड इंडेक्स देना होगा। आपने सीएसएस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जेड इंडेक्स किस लिए यूज होता है। नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूं। देखिए जेड इंडेक्स करता क्या है कि आप जो भी चीज बना रहे हो, चाहे कोई डिव हो, कैनवास हो, वो कहां पर होगा, किस लेयर में। मान लीजिए मल्टीपल लेयर है, एक के ऊपर काफी सारी चीजें रखी हैं, तो ये वाली अगर लेयर को सबसे ऊपर रखना है तो इसको सबसे हाई नंबर दे दो। तो हम लोग यहाँ पे जो सबसे हाई नंबर होगा वो दे देते हैं, सबसे हाई नंबर 999999। तो मैंने 5 बार 9 दे दिया है, तो काफी हाई नंबर ये होता है। इससे ऊपर कोई चीज होगी नहीं, सबसे ऊपर मेरा कैनवास ही होगा स्क्रीन पे, उसके नीचे सारे एलिमेंट होंगे। तो सबसे ऊपर हमारा कैनवास रहा है, इसलिए मैंने इतना बड़ा नंबर यहाँ पे दिया है। अब हमको कैनवास डॉट यहाँ पे स्टाइल पॉइंटर इवेंट को हम लोग को क्या करना है, ऑटो कर देना है। तो जो भी हमारा इवेंट आएगा वो हमारा कैप्च हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैनवास डॉट स्टाइल के बाद हमारा कर्सर जो रहेगा, कर्सर में भी मल्टीपल चीजें होती हैं आज के समय में, आप क्या देना चाहते हैं, पर मैं यहां पे दूंगा क्रॉस हेयर, ठीक है। क्रॉस हेयर ये मैंने दे दिया। तो अब हमारा एक फिक्स पोजीशन पे कैनवास बन जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा लेयरिंग के मामले में, जेड इंडेक्स हाई है, और इवेंट भी उससे हम लोग ले पाएंगे, ले दे पाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये चीजें यहां तक हो चुकी हैं। अब हमको जब कैनवास बन जाता है तो बनने के बाद में इसको हमें बॉडी के अंदर डाल देना चाहिए। तो बॉडी के अंदर डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैनवास तो नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर एक मेथड होता है अपेंड चाइल्ड, इसको यूज करो और यहाँ पे कैनवास लिख दो। ध्यान दीजिए कोटेशन मार्क न लगाना है, यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं लगेगा। तो बॉडी के अंदर हमारा ये कैनवास अपेंड हो जाएगा एज अ चाइल्ड, ओके। अब इसके बाद में हम CTX पे आते हैं। तो CTX में कुछ चीजें होंगी, CTX डॉट स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक स्टाइल, तो कैसा होगा, करंट लाइन विथ नहीं, करंट स्ट्रोक स्टाइल के अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने वहां पर रेड दिया था वही, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा फिर CTX डॉट लाइन विथ। तो लाइन विथ कैसी होगी, लाइन विथ भी हमारी जो पहले हम लोग दे चुके हैं वेरिएबल में, करंट लाइन विथ मतलब 3 पिक्सल। करंट लाइन विथ एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3 दिया हुआ है, ऊपर दिया था मैंने स्टार्टिंग में। फिर हमारा CTX डॉट, फिर हमारा आता है लाइन कैप। लाइन कैप कैसा होगा, राउंड, राउंड शेप में। उसके बाद CTX डॉट लाइन ज्वाइन कैसा होगा, ये भी होगा राउंड शेप में। ये आपको दे देना है। इतना होने के बाद ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इवेंट लिसनर लगाते हैं कैनवास पे। तो कैनवास डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और जब भी कभी माउस एक तरीके से डाउन हो, मतलब माउस इस तरीके डाउन हो, एक इवेंट होता है तो MOUS माउस डाउन, तो उस सिचुएशन पे क्या हो, उस सिचुएशन पे हमारे पास एक फंक्शन चले, उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग, START स्टार्ट ड्राइंग। अच्छा ये फंक्शन तो भैया अभी बनाया नहीं, हाँ नहीं बनाया, इसको हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग ने स्टार्ट ड्राइंग नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब ऐसे ही और भी बनाने हैं, तो 1 2 3 4 ठीक है। अब माउस डाउन तो चलो समझ में आता है, जब माउस मूव करेगा भाई, क्लिक कर दिया, पर उसके बाद इस तरीके से जब माउस हिलाओगे तब लाइन बननी चाहिए। तो लाइन बननी चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉ, मतलब ड्रॉ करो, ठीक है, कुछ ड्रॉ करो कैनवास के अंदर। फिर जब माउस अप होगा, मतलब प्रेस तो कर रखा है आपने,
पर जैसे ही आप छोड़ोगे तो क्या हो जाना चाहिए, ड्राइंग जो हो जानी चाहिए स्टॉप हो जानी चाहिए। तो STOP स्टॉप ड्राइंग। उसके बाद माउस हट जाए, मतलब स्क्रीन से हट जाए, इधर उधर चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, माउस आउट। ये सारे क्या है, इवेंट है हमारे, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन भी काम करेगा। तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, तो ये स्टॉप ड्राइंग दोनों में सेम रहेगा, चाहे माउस की बटन ऊपर हो या माउस ही स्क्रीन से हट जाए, ड्राइंग को स्टॉप कर दो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद में एक और यहाँ पे कर देते हैं, इवेंट लगा देते हैं, वो होगा विंडो के ऊपर। विंडो विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। इस पे हमारा यहाँ पे सबसे पहले रिसाइज अगर विंडो हो तो हमारा कौन सा फंक्शन चला दो, रिसाइज कैनवास। ये सारे अभी हम लोग बनाएंगे, कैनवास, ये हमारा रिसाइज कैनवास चल जाएगा। जैसे मान लो आपने एक स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ किया, अब आपने उसकी जो विंडो है उसको थोड़ा छोटा कर दिया, मतलब क्रोम ब्राउजर का जो टैब है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो आपकी ड्राइंग तो बिगड़ जाएगी, फट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे ये रिसाइज कैनवास वाले फंक्शन के अंदर। इतना गुरु यहाँ पे हो चुका है सही सब कुछ, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐड लिसनर लगा दिया, विंडो इवेंट लगा दिए, सब चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब मोटा मोटी तौर पे ये हमारा सेटअप कैनवास वाला फंक्शन हो गया है कंप्लीट। थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो ये देखिए बड़ी चीजें जब बनती हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो टाइपोस, कुछ चीजें छूटना, वो सब चीजें तो साथ में चलता रहेगा, सही हो जाएगा। सेटअप कैनवास के बाद जो हम लोग ने दूसरा फंक्शन बनाना है, जो अभी हम लोग ने उसके अंदर इवेंट लिसनर के अंदर लिखा था, वो है स्टार्ट ड्राइंग। स्टार्ट ड्राइंग बनाते हैं, तो स्टार्ट ड्राइंग के लिए हमको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो जो इज ड्राइंग हम लोग ने ऊपर वेरिएबल बना रखा है वो फॉल्स है, उसको कर दो ट्रू। कर दिया ट्रू। उसके बाद में अब जब इस ड्राइंग स्टार्ट हो गया, अब वो ट्रू हो गया, तो यहाँ पे CTX जो हमारा पेंटर है उससे क्या कहो, बिगिन पाथ, BEGIN, बिगिन पाथ, मतलब यहां से पाथ लेना स्टार्ट करो। उसके बाद अब ये मूव तो होगा, तो कहां से मूव होगा, CTX डॉट मूव टू। मूव टू, तो मूव टू हम लोग करेंगे ऊपर एक ई ले लेते हैं, ई में हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप इसको इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन या फंक्शन की सारी इंफॉर्मेशन इसमें ई में ले सकते हो एज अ ऑब्जेक्ट। तो ई डॉट क्लाइंट CLIENT क्लाइंट एक्स कॉमा ई डॉट क्लाइंट वाई। इतना कर लिया, ओके। अब यहां से यहां तक का मूव होगा, क्लाइंट एक्स से क्लाइंट वाई तक। ये हमारा स्टार्ट ड्राइंग फंक्शन बन चुका है, ठीक। उसके बाद हमारा यहाँ पे आना है फंक्शन ड्रॉ के अंदर। ड्रॉ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, भी एक इवेंट ले लेंगे, और इसमें जब भी कोई चीज ड्रॉ होना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हम लोग इफ से चेक कर लेंगे कि इस ड्राइंग पहले से ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तब तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर दो। भाई जब इस ड्राइंग स्टार्ट ही नहीं, मतलब स्टार्ट आपने ड्राइंग कुछ स्टार्ट किया ही नहीं, तो ड्रॉ करना ही नहीं है, तो ये हमको चेक कर लेना होगा। अगर इस ड्राइंग ट्रू नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो वहीं से। और अगर है तो ऐसी सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं, CTX डॉट लाइन 2, इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट क्लाइंट एक्स कॉमा ई डॉट क्लाइंट वाई। क्लियर है? अब CTX डॉट स्टॉक हम लोग चला देंगे। तो ये स्टॉक जो मेथड है, जब आप माउस मूव करोगे तो उससे मूवमेंट स्टार्ट होगी और वहीं से लाइन खींचना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ड्रॉ फंक्शन जब चलेगा। इतना क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नीचे। देखिए 3 फंक्शन बन चुके हैं, सेटअप कैनवास, स्टार्ट ड्राइंग, ड्रॉ। अब हमको स्टॉप वाला बनाना होगा, तो फंक्शन स्टॉप ड्राइंग। स्टॉप ड्राइंग में मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले स्टॉप ड्राइंग में बस इतना कर दो कि जो इस ड्राइंग यहाँ पे वेरिएबल है उसको फॉल्स कर दो। फॉल्स हो जब ही होगा जब ड्राइंग नहीं हो रही होगी। और CTX जो हमारा पेंटर है उसको भी बताओ कि पाथ को क्लोज करना है, तो क्लोज पाथ, बस ये फंक्शन चला दिया, हो गया स्टॉप ड्राइंग। अब स्टॉप ड्राइंग के बाद आएंगे दोस्तों हम लोग रिसाइज कैनवास पे। इसको ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा अच्छा फंक्शन है, काम भी अच्छा करता है, इसको समझ लेते हैं। भाई आपने कुछ ड्रॉ किया, मान लीजिए यूट्यूब का आपने होम पेज खोल रखा है, उसमें आप कुछ समझा रहे हो, तो आपने कुछ ड्रॉ किया, फिर आप यूट्यूब को थोड़ा सा ऐसे मतलब क्या करते हो, रिसाइज कर लेते हो, कम कर लेते हो स्क्रीन को, तो वो डिजाइन बिगड़ जाएगी। पर हमको नहीं चाहिए बिगड़े, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले
एक टेम्प कैनवास नाम का फंक्शन बनाओ, टीएमपी, टेम्प मतलब टेम्परेरी कैनवास। ठीक, अब इसको बना लो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से, CREAT क्रिएट एलिमेंट से। ठीक है, इसमें बोल दो कि क्या चाहिए, कैनवास चाहिए, तो एक कैनवास बनके टेम्परेरी कैनवास में आ जाएगा। ठीक, अब टेम्परेरी कैनवास के अंदर अगर आ गया तो हम लोग एक टेम्परेरी CTX भी बना लेते हैं, TEMP टेम्परेरी CTX। अब टेम्परेरी CTX के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेरी कैनवास को डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे, गेट कॉन्टेक्स्ट, और कौन सा, 2D। ठीक, अब जो टेम्परेरी कैनवास बना है उसकी अपनी एक हाइट विड्थ होगी, समझना मेरी बात को, टेम्परेरी कैनवास की भी अपनी एक हाइट विड्थ होगी, तो टेम्परेरी कैनवास डॉट विड्थ इक्वल टू जो कैनवास की विड्थ है, ये हो गया। अब टेम्परेरी कैनवास की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, कैनवास की जो हाइट होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेरी कैनवास या फिर टेम्परेरी CTX के अंदर यहाँ पे इस ड्राइंग या फिर ड्रॉ इमेज नाम का मेथड होता है, ड्रॉ इमेज, ये। ठीक, अब यहाँ पे कैनवास में जो हमारी अभी तक ड्राइंग बनी है, मान लो वो एक इमेज है, ठीक है, जो भी कैनवास में ड्राइंग बनी है उसको हम लोग यहाँ पे सेव करा देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग दोबारा से एक नया कैनवास बनाएंगे, वो जब मान लीजिए यूट्यूब की स्क्रीन छोटी हो गई तो उसके अकॉर्डिंग कैनवास का छोटा साइज करके बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैनवास बनाना है, तो कैनवास बनाने के लिए इसका फंक्शन यार मैंने ओपन किया था, ये है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे कैनवास डॉट विथ इक्वल टू विंडो डॉट इनर विथ, ये ले लिया। ठीक है, फिर कैनवास डॉट हाइट इक्वल टू विंडो डॉट इनर हाइट, ये ले लिया। ठीक, अब जब ये दोनों चीजें हमारे पास हो चुकी हैं तो हमको इस बार CTX के अंदर, देखिए पिछली बार CTX के अंदर हम लोगों ने क्या डाला था, कैनवास नहीं डालना था, यहाँ पे टेम्प कैनवास डालना था, टेम्परेरी वाला कैनवास डालना था। ठीक है, और कैनवास को हटा देना है, या फिर एक सेकंड समझने दीजिए, यहाँ पे कैनवास पड़ेगा, यहाँ पे कैनवास पड़ेगा, और इस बार टेम्परेरी कैनवास पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेरी कैनवास के अंदर हमारी इमेज स्टोर है। तो CTX डॉट ड्रॉ इमेज, इसको चलाया, और इसको चलाने के बाद में हम लोग कहेंगे जो टेम्परेरी कैनवास के अंदर जो भी इमेज है उसको ले आओ, जो ले आओ यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक, अब CTX डॉट ड्रॉ इमेज, पहले टेम्प CTX था, अब CTX है, वो टेम्परेरी वाला पेंटर था, ये परमानेंट वाला पेंटर है। इसके अंदर ड्रॉ इमेज के अंदर हम लोगों ने जो पहले से इमेज डाल रखी है टेम्प कैनवास के अंदर वो आ जाएगी। ठीक है, बट हम लोग को पोजीशन वगैरह फिर से बताना होगा, कैनवास का क्या होगा, कैनवास का नहीं बताना होगा, CTX का पोजीशन वगैरह तो कैनवास का देखो वही रहेगा, वो तो चलो ले लेगा स्टाइलिंग, ये बताना होगा कि इसकी स्ट्रोक की स्टाइल क्या होगी, तो करंट स्टॉक स्टाइल होगी, और CTX की लाइन विथ कितनी होगी, लाइन विथ, तो हम कहेंगे करंट लाइन विथ होगी। CTX की लाइन कैप क्या होगी, कैसी होगी, मतलब राउंड होगी, और CTX की लाइन ज्वाइन कैसी होगी, ज्वाइन। ठीक है, तो वो भी राउंड होगी। ओके, ये हो गया, इतना काम यहाँ पे दोस्तों हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा एक रिसाइज कैनवास नाम का फंक्शन बन गया, जो स्क्रीन के रिसाइज होने पे चलेगा और वहां पे चीजों को बिगड़ने नहीं देगा, हमारी ड्राइंग को बिगड़ने नहीं देगा, संभाल के रखिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको बंद करो। ठीक, अब आते हैं फंक्शन पे, फंक्शन का नाम होगा क्लियर कैनवास। अभी तक स्टॉप कैनवास बना चुके हैं, क्लियर कैनवास नहीं बनाया है। जो कैनवास पे जो भी चीजें लिखी हैं उसको सही करना होगा। स्टॉप ड्राइंग बनाया, स्टॉप कैनवास नहीं बनाया, तो एक क्लियर कैनवास बनेगा, एक स्टॉप कैनवास बनेगा। तो पहले क्लियर कैनवास में क्या होता है उसको समझते हैं।
सबसे पहले इफ बनाओ। इफ के अंदर देखो CTX मतलब वो पेंटर अवेलेबल है कि नहीं। CTX को मैं पेंटर ऐसे बता रहा हूँ कि आप समझ सको कि कैनवास एक पेपर है और CTX एक पेंटर है, ठीक है। तो अगर CTX अवेलेबल है तो CTX डॉट क्लियर रेक्ट, और यहां पे आप लिखो 0,0, कैनवास डॉट विथ, कैनवास डॉट हाइट, इतना कर लिया। ओके, ठीक है दोस्तों, यहां तक काम हो गया। ओके, यहां तक काम हो गया। अब क्लियर कैनवास हम लोग बंद कर लेते हैं, और क्लियर कैनवास के बाद स्टॉप कैनवास पे आते हैं। अभी स्टॉप ड्राइंग बना था, अब स्टॉप कैनवास पे आते हैं। स्टॉप कैनवास, ठीक। अब स्टॉप कैनवास में क्या क्या होगा, सबसे पहले इफ चेक करो, और इफ में देखो कैनवास है भी कि नहीं है। अगर कैनवास है देन क्या करो, कैनवास में जो जो इवेंट लगाए थे रिमूव इवेंट लिस्नर चलाओ। तो कैनवास डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, LISTENER लिसनर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लिसनर बनेंगे, तो इसमें एक लिसनर बनेगा जो हमारा पहला वाला था माउस डाउन, तो माउस डाउन बन गया। माउस डाउन बनने के बाद में यहाँ पे हम लोग कौन सा चला रहे थे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट ड्राइंग फंक्शन चला रहे थे, तो वो हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग और बना लेते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा माउस डाउन के बाद माउस मूव था, तो माउस मूव पे कौन सा हम लोग फंक्शन चला रहे थे, यहाँ पे ड्रॉ वाला चला रहे थे, तो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे माउस अप था, और माउस अप में कौन सा चला रहे थे, स्टॉप वाला चला रहे थे, ठीक है। और माउस आउट में कौन सा चला रहे थे, यहाँ पे स्टॉप वाला, ठीक है। तो ये जितने फंक्शन चल रहे थे इवेंट के होने पे, वो सारे इवेंट ही हटा दिए गए हैं यहाँ पे रिमूव इवेंट लिसनर करने पे कैनवास से, ठीक है। उसके बाद विंडो पे भी मेरे हिसाब से मैंने लगाया था रिमूव इवेंट लिसनर से हटा देते हैं रिसाइज, और रिसाइज के बाद कैनवास रिसाइज आई थिंक था, नहीं रिसाइज कैनवास था, रिसाइज कैनवास। ओके, आई होप इतना आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। इसको करने के बाद में हम यहाँ पे बॉडी में भी तो डाल रहे थे, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड होता है, मेरे हिसाब से रिमूव चाइल्ड होता है, उसको क्या करते हैं हटा देते हैं। हम लोग बॉडी में क्या डाल लेते हैं, हम लोग बॉडी में डाल लेते हैं कैनवास, तो बॉडी से कैनवास को हटा देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे कैनवास को क्या कर देते हैं, फिर से नल कर देते हैं, जो वेरिएबल है उसको नल कर देते हैं, और CTX जो हमारा पेंटर है उसको भी नल कर देते हैं। इतना काम होने पे क्या होगा, हमारा ये जो कैनवास है वो पूरी तरीके रुक जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इतना काम हो गया। क्लियर कैनवास बन चुका है, स्टॉप कैनवास बन चुका है। अब हमें इस फाइल को, इस popup.js वाली फाइल से कम्युनिकेशन के लिए एक कुछ कोड लिखना होगा कि ये कम्युनिकेट कर पाए, कमांड को रिसीव कर पाए और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर पाए। तो एक फंक्शन तो नहीं बनाएंगे, उसके लिए होता है crom डॉट रन टाइम, crom डॉट रन टाइम डॉट ऑन मैसेज, जब कोई भी मैसेज आए तब क्या हो, एड लिसनर, LISTENER लिसनर, ठीक है। crom डॉट रन टाइम डॉट ऑन मैसेज एड लिसनर। एड लिसनर में हम लोग क्या करते हैं, एड लिसनर में क्या करते हैं, तीन चीजें होती हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है सेंड रिस्पॉन्स, एक होता है रिक्वेस्ट। आई थिंक जितना मेरे को याद है, हाँ रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट, फिर होता है सेंडर, फिर होता है सेंड रिस्पॉन्स, और ये है आपका एरो फंक्शन, crom डॉट रन टाइम डॉट ऑन मैसेज डॉट एड लिसनर। ये तीनों हमारे पैरामीटर मैंने लिख लिए। पैरामीटर लिखने के बाद में इसके अंदर इफ चलाओ। अब इफ में ध्यान से देखिएगा क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट एक्शन, अगर जो रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर जो एक्शन करने के लिए बोला गया है, जो काम करने के लिए बोला गया है वो क्लियर है, क्लियर कमांड आई है अगर, तो क्या कर दो, क्लियर कैनवास वाला फंक्शन चला दो जो ऊपर बना रखा है। कौन सा, मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड दीजिए।
ये वाला फंक्शन चला दो तो हमारा कैनवास क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर करने की कमांड आई है कहां से, popup.js से कैनवा content.js के पास में, ठीक है। else if अगर रिक्वेस्ट डॉट एक्शन जो आया है वो आया है स्टॉप के लिए, तो स्टॉप के लिए अगर आया है तो स्टॉप कैनवास भी एक फंक्शन बना रखा है, वो भी चला दो, ठीक। अब स्टॉप कैनवास से क्या होगा, वो कैनवास ही रुक जाएगा। बट अगर रुक गया है तो हमको इसको क्या करना होगा, ब्लॉक भी करना होगा। उसके बाद में हमको यहाँ पे इसको सबसे पहले रिटर्न फॉल्स, जैसे फॉल्स कर दोगे तो जो ये लिसनर काम कर रहा है, ऐड लिसनर, फॉल्स होते ही ये काम करना बंद कर देगा, तो हमारा यहां से काम खत्म। अब इसको भी कर दो ऐसे क्लोज। इतना हो गया। इतना होने के बाद यहां पे आओ और सेटअप कैनवास को कॉल कर दो। सेटअप कैनवास को इसलिए कॉल करना है कि जब कुछ नहीं होगा तो कैनवास तो सेटअप होगा ही होगा, तभी सब चीजें यहाँ पे चलेंगी। ओके, ये हमारा इतना कोड था, ये अभी मैंने फोल्ड कर दिया है। कुछ अराउंड आपका अगर सारा चीजें ओपन कर दी जाए तो 140 150 लाइन का, 150 लाइन का करीब करीब कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। मैं ओपन कर देता हूँ, और ज्यादा ही है, थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। सेटअप कैनवास ओपन कर लिया, सारे फंक्शंस यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। देखिए फंक्शन क्लोज करने में, कोड करने में आपका माइंड क्लियर रहता है कि किस फंक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 109 लाइन का कोड है, इससे ज्यादा होना चाहिए वैसे तो, चलिए फिर भी देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लाइन की बचत भी काफी कर करके चले हुए हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए हम लोग इतना देख लेते हैं। अब यहाँ पे इतना काम हो गया, एक बार चेक करते हैं इसको अपलोड करके क्रोम के ब्राउजर पे कि क्या ये सही से वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ब्राउजर खोल लीजिए, यहाँ पे लिखिए क्रोम, फिर आपको कॉलन लगाना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश 2 बार और एक्सटेंशन ये लिखेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब यहीं से आपको सीखना है कि एक एक्सटेंशन को कैसे अपलोड किया जाता है और चेक कैसे किया जाता है। बग्स बहुत इजी आएंगे, वो तो सही हो जाते हैं बहुत आराम से, बस इसको समझ लो कैसे करना है। तो सबसे पहले ये लोड अनपैक्ड में, ये डेवलपर मोड ऑफ होगा आपका, ये ऑन कर लेना, मेरा ऑन है, मैंने पहले से कर रखा है, इसको ऑन कर लीजिए। फिर लोड अनपैक्ड पे क्लिक करना है। अब जहां पे भी आपने फोल्डर बना रखा हो जिसपे अभी तक आप कोड कर रहे थे, जैसे ये मेरा फोल्डर, यहाँ पे नाम आप देख लो, फोल्डर का नाम है टेस्टेड पेन, ठीक है, टेस्टेड पेन। तो यहाँ पे आपका ये फोल्डर ढूंढना होगा जब ये विंडो खुलेगी। तो मेरा ये डॉक्यूमेंट के अंदर है टेस्टेड पेन, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करते ही देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे वार्निंग या एरर शो कर देता है। वार्निंग देखा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है उसमें एक की मैंने बनाई है एक्शंस नाम से, तो ये छोटे मोटे टाइपोज हैं, अब इनको जरा सही करते हैं। तो मैनिफेस्ट के अंदर आते हैं, एक्शंस नाम से जो मैंने ये की बनाई है, एक्चुअल में एक्शंस नहीं होता है, एक्शनशिप होता है, तो एक एस एक्स्ट्रा लगा है, तो इसको टाइपो को सही कर लेते हैं। और भी एक टाइपो है, एक दो टाइपो है, मुझे अंदाज है इसका, मैं करता हूं उसको फिक्स आपके सामने। आपके popup.js पे आप अगर आते हो तो यहाँ पे मैंने ध्यान दिया था कि अवेट नहीं लगा हुआ है, अवेट लगा दो, क्योंकि ये हमारा असिंक्रोनस फंक्शन है, असिंक कीवर्ड है, तो अवेट भी यहाँ पे लगेगा, तो इस जगह अवेट लगा दो, बाकी सब जगह हम लोगों ने लगाया हुआ, यहाँ लगा था। एक छोटी सी और चीज है यहाँ पे, ये फाइल जो लिखा है एक्चुअल में सिर्फ फाइल नहीं होता है, फाइल्स होता है, तो बस इतना कर दो। अब हम लोग देखते हैं, अब जो भी प्रॉब्लम होगी वो content.js के अंदर ही बग वाली या कोई टाइपो वाली प्रॉब्लम होगी उसको फिक्स करते हैं, पर पहले देखते हैं कि क्या चीजें यहाँ पे हैं। तो जैसे आपने ये सही कर दिया, तो सही करने के बाद ऐसे बैक वाली बटन दबाओ, एक बार रिलोड कर दो। रिलोड करने के बाद अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, कोई भी साइट ओपन कर लो, मैं मान लीजिए विकीपीडिया ओपन कर लेता हूं। तो विकीपीडिया पे देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो साइट लोड हो गई, ये हमारी एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दिखेगी, ऊपर कॉर्नर पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्ट पे क्लिक किया और ये मेरा वर्क कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि टाइपो मिस्टेक्स हो ही। अब मेरा क्या है, जैसे मैं कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे केस में ना हो, आपके केस में हो जाए, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ना भी हो, ठीक। अब क्लियर पे जैसे क्लिक करा तो क्लियर हो गया, स्टॉप कैनवास पे कर देंगे तो स्टॉप हो गया। तो जैसे स्टार्ट किए थे तो स्टार्ट करने में जैसे जैसे आते हो तो देखिए प्लस वाला आइकन आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, जो हम लोगों ने कर्सर वहां पे सिलेक्ट किया था वो मैंने सिलेक्ट किया था क्रॉस हेयर, वो इसी कारण से। अब स्टॉप कर दोगे तो देखिए अब नहीं आ रहा है। तो ये हमारी जो एक्सटेंशन है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, मतलब हम लोग ने जो ये कोड लिखा है इसमें कोई भी टाइपो मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट कोड ये लिखा गया है एक ही बार में, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो दिख जाती है यहाँ पे, जैसे मैनिफेस्ट में हमारा एक्शन के अंदर एक एस लगा था, ये हटा दिया,
और popup.js के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने फाइल्स की जगह फाइल लिखा था, वहां एस लगा दिया और यहाँ से अवेट हटा था, अवेट लगा दिया। बस ये छोटी सी एक दो स्पेलिंग की मिस्टेक्स थी, इतना हो गया। आपने एक्सटेंशन अपलोड करना समझ लिया होगा। कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे लिख के आएगा, आप एरर पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस फाइल में क्या एरर है। थोड़ा सा बस लॉजिक समझना होता है, वो हो जाता है। ये देखिए, हर एक्सटेंशन की अपनी एक आईडी होती है, सीक्रेट आईडी, जिससे ये सीक्रेट क्या है, ये एक इसको पहचान देती है कि ये अलग से एक एक्सटेंशन के रूप में देखता है, एक्सक्लूसिविटी देती है। ठीक है, यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जैसे आए फाइल मैनेजर के अंदर और आप यहाँ पे सीएसएस में कुछ भी करते हो या जावास्क्रिप्ट में कुछ भी करते हो, तो डायरेक्ट वो वहां पे रिजल्ट दिखा देगा। बस आपको एक बार ऐसे रिलोड कर लेना होगा। रिलोड करते ही वो चीज अप्लाई हो जाएगी। आपको दोबारा से फाइल अपलोड करने की जल्दी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम चांसेस है जो यहाँ पे वो चीज अप्लाई ना हो। पर अगर यहाँ पे आप एक बार एक्सटेंशन अपलोड कर चुके हो तो वो फोल्डर आप यूएस कोड के अंदर वैसे ही ओपन करके कोड करो और करने के बाद आप यहाँ पे एक बार रिलोड कर लोगे, वो अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप रिमूव करके दोबारा से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज ये कि जैसे एक्सटेंशन अपलोड हो गई तो क्या हर कोई डाउनलोड कर पाएगा क्रोम के स्टोर से? नहीं। क्रोम के स्टोर पे इस एक्सटेंशन को ले जाने के लिए $5 की फीस लगती है। वो $5 अगर आप इनको पे कर देते हो, देन आप अपनी मल्टीपल एक्सटेंशंस को इनके स्टोर के अंदर पब्लिश कर सकते हो और फिर वर्ल्ड वाइड कोई भी आपके एक्सटेंशन को सर्च करके अपने सिस्टम के अंदर ला सकता है, यूज कर सकता है। अभी मैं कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हो कि $5 कैसे पे करे जाते हैं, फिर कैसे इसको यहाँ पे प्ले स्टोर जैसे होता है वैसे इनका एक्सटेंशन स्टोर भी होता है, वहां पे कैसे क्रोम के अंदर डाला जाता है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। पर फिलहाल आपने एक एक्सटेंशन बनाना सीख लिया, एक्सटेंशन को अपलोड करना ब्राउजर के अंदर सीख लिया और ब्राउजर के अंदर कैसे यूज करते हैं ये भी सीख लिया। प्रॉपर प्रोग्रामिंग से लेके एक्सटेंशन यूज करने तक का ये सफर था। पूरी वीडियो में हम लोगों ने एक्सटेंशन बना ली है कंप्लीट। वर्जन भी देखिए 1.0 दिख रहा है और मेरे पास एक गूगल डॉक्स की देखिए एक्सटेंशन पड़ी है, वैसे ही अपनी भी है। कितनी खुशी होती है कि खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाया है। अब जैसे मैं ट्यूटोरियल में बहुत बार कुछ समझा रहा होता हूँ, जैसे यहाँ पे है। अब मुझे कोई भी चीज हाईलाइट करनी तो मेरे पास टूल नहीं था, मैं किसी दूसरे का टूल ही डाउनलोड करके यूज कर सकता था। अब मेरे पास मेरे खुद का टूल है, मैंने ये किया, मैंने जैसे ये हिंदी है, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर दिया। कोई एरो बनाना है तो एरो बना के ऐसे हाईलाइट कर दिया, कोई बॉक्स बनाना है बॉक्स बना दिया। और उसके बाद मैं चाहूँ तो क्लियर भी कर सकता हूँ और क्लियर करने के बाद अगर मैं स्टॉप कर दूंगा तो स्टॉप भी हो जाएगा। तो ये स्टॉप हो चुका है। इस तरीके आप इसमें मल्टीपल फीचर धीरे धीरे इसको पढ़ें समझे ऐड कर सकते हो, जैसे कलर चेंज करना, कर्सर का जो लाइन बन रही है और इसकी विड्थ की थिकनेस चेंज करना, कितना मोटा कितना पतला रखना है। तो आपको अब एक राह मिल गई, एक मंजिल मिल गई है कि कैसे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। फिलहाल के लिए पसंद आया हो, पूरा कोड समझ में आ गया हो, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मेरी तरफ से तो मेरा 100% है। वीडियो को एक लाइक आप कर सकते हो और कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो वीडियो पसंद आई हो तब। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, जिससे एनुअल इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सारे कोडिंग कोर्सेज चेकआउट आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।